Hello friends, my name is Ritesh Agarwal and I welcome you all to the Hindu analysis for December 9th to December 13th. Let's get started with the journey. We have a lot to cover. देखो, ये एक न्यूज़ जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी हुई आई थी जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सीक्स एजेंडा ऑफ डीलिमिटेशन पैनल मीट। ठीक है, अगेन न्यूज़ इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बेसिकली डीलिमिटेशन पैनल से एजेंडा पूछा है कि डीलिमिटेशन पैनल ने इनवाइट किया था बीजेपी के मेंबर्स को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स को मीटिंग के लिए, और इन्होंने सिंपली पूछा कि भाई क्या एजेंडा है, क्यों आप बुला रहे हैं। तो न्यूज़ का कोई इतना रेलेवेंस नहीं है, बट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो जम्मू कश्मीर में होने वाली है और डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है वो बैकग्राउंड जो है वो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, न्यूज़ कुछ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन अ लेटर टू J&K डीलिमिटेशन कमीशन और डिटेल्स ऑफ एजेंडा, तो ये कुछ खास बताने की नहीं है। हाँ, लेकिन कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कमीशन के जो हेड है उनका नाम है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो इन्होंने इन्विटेशन भेजा था। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज ये करने वाले हैं वो बेस्ड होगी 2011 सेंसस के डेटा पे। देखो, मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो इलेक्शंस के लिए ना कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती है। ठीक है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, और ग्रेजुअली, क्योंकि पॉपुलेशन अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पॉपुलेशन बेस्ड होती हैं और पॉपुलेशन जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी अपनी जगह बदलती रहती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करते हो जिसमें आप ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज होती हैं इनको रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हम 2011 के सेंसस के बेसिस पे जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन करेंगे, यानी नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करेंगे। अब अगर हम इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो जम्मू कश्मीर में जो पहली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी वो 1951 में हुई थी। ठीक है, और अगर हम प्रॉपरली सेंसस बेस्ड एक्सरसाइज देखें तो फर्स्ट फुल फ्लेजेड डीलिमिटेशन कमीशन 1981 में बना था, जिसमें प्रॉपरली एक डीलिमिटेशन कमीशन बना था और उन्होंने इसकी बेसिकली बाउंड्रीज बनाई थी। इन्होंने 1995 में अपना रिकमेंडेशन सेटअप किया और 1981 सेंसस के बेसिस पे डीलिमिटेशन उस समय हुआ। 2020 में फिर डीलिमिटेशन कमीशन बना। ठीक है, जिन्होंने 2011 सेंसस के बेसिस पे एक्सरसाइज करनी थी। ठीक है, इनको क्या मैंडेट दिया गया है, इनको मैंडेट दिया गया कि 7 सीट्स और चाहिए। अभी आज की तारीख में 83 सीट्स हैं, उसको बढ़ा करके 90 सीट्स ये करना चाह रहे हैं। 7 मोर सीट्स टू यूनियन टेरिटरीज और SC/ST कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन देने की भी इसमें बात की गई है। ठीक है, तो 90 सीट्स अब हो जाएंगी। उसके अलावा 24 सीट्स हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है, जो वेकेंट रहती है वो तो अपनी जगह पर है ही। उसके अलावा जो बची हुई 83 सीट्स हैं उनको बढ़ा करके 90 करने का प्लान है। डीलिमिटेशन, जैसे मैंने बताया, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट दैट हैज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ये एक्सरसाइज डीलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन करता है और इसको चैलेंज किया नहीं जा सकता बिफोर एनी कोर्ट। यानी एक बार डीलिमिटेशन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन कर दी, उसके बाद फिर उसकी बाउंड्रीज को लेकर के कोई आप जुडिशियल प्रोसेस नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का जो चेयरपर्सन होता है, सर्विंग और रिटायर्ड जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, ये कुल मिलाकर के डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं डीलिमिटेशन से जुड़े हुए। आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, यानी हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन एक्ट आता है। और अंडर आर्टिकल 170 स्टेट्स ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटरी। तो ये तो मैंने आपसे बात की ही थी कि नेशनल लेवल पे भी डीलिमिटेशन होता है और स्टेट लेवल पे भी डीलिमिटेशन एक्सरसाइजेस होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। वरुण गांधी रिसेंटली, आप सबको पता है विंटर सेशन चल रहा है, उसमें एक MSP को लेकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के एक बिल लेकर आए। ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिससे बेसिकली फार्मर्स को उनका जो प्राइस है वो प्रॉपरली मिले। ठीक है, तो यहाँ पर वरुण गांधी साहब ने क्या प्रपोज किया है, ही हैज़ प्रपोज टू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर 22 क्रॉप्स। तो आपको याद होगा ये एक आंदोलन में भी डिमांड थी, ठीक है, किसानों की, कि आप MSP गारंटीड करें। इनफैक्ट फार्म लॉज को रिपील करवाने में उनका जो सबसे बड़ा डर था वो यही था कि कहीं जो मंडियां हैं वो ख़त्म ना हो जाए और जो MSP है वो ख़त्म ना हो जाए। तो फार्मर्स की क्या डिमांड थी कि आप इसे एक लीगल गारंटी बना दीजिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें मिले। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि 22 क्रॉप्स पे गवर्नमेंट को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कर देना चाहिए। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट को लगभग 1 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक है,
और इसको इस तरीके से इंश्योर करके जाएं कि फार्मर को उसकी कॉस्ट पे एटलीस्ट 1.5 का प्रॉफिट हो। तो फार्मर्स गेट अ 50% प्रॉफिट मार्जिन अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूजिंग स्वामीनाथन कमीशंस फॉर्मूला, ऐसा उन्होंने कहा। यानी जो डिफरेंस है बेसिकली, जो सेल प्राइस चल रही है और जो एमएसपी का जो डिफरेंस है, बेसिकली गवर्नमेंट उसको पे करे, ठीक है। एंड द फार्मर शुड गेट पेड विद इन 2 days। जो एमएसपी रेट्स का जो पेमेंट है वो शुड बी पेड विद इन 2 days। तो एमएसपी के बारे में हमारे को पता है कि एमएसपी कौन सी रेट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो हम कहते हैं कि भैया अगर मंडी में प्राइस जो भी चल रहा है गवर्नमेंट कहती है कि कम से कम इतने प्राइस पे तो गवर्नमेंट खरीद लेगी। दैट इज बेसिकली गिवन टू एक्सटेंड कि फार्मर्स को लॉस ज़्यादा ना हो। अगर कभी ऐसा हो गया कि ओवर प्रोडक्शन हो गया, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो गवर्नमेंट कहती है कि और जो है प्राइस बहुत नीचे गिर गया है तो फार्मर्स को बहुत लॉस ना हो, ऐसा करके गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर करती है। तो यहाँ पर जो उनका प्रपोजल है वो है कि एटलीस्ट 1.5 times द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका 10 रुपये तो कम से कम 15 रुपये आपकी एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी ट्वाइस अ ईयर फिक्स होती है। आपके जो रबी सीजन और खरीफ सीजन होता है अकॉर्डिंगली इनकी रिकमेंडेशंस जो आती है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइजेस के थ्रू आती हैं। देखो अभी एक और बिल जो पास हुआ है वो जजेस की पेंशन को लेकर के था, ठीक है। इस बिल ने बेसिकली अमेंडमेंट किए हैं कुछ, ठीक है। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल 2021 हाल ही में पास हुआ। इसे लोकसभा में पहले पास कर दिया गया था, राज्यसभा में अभी पास किया गया है। ऑलरेडी शायद लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात की थी। बेसिकली बिल का फंडा ये है कि पेंशन तो जो मिलेगी वो मिलेगी, जो एनहेंस्ड पेंशन है उसके क्वांटम को लेकर के इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि एनहेंस्ड पेंशन कौन से एज ब्रैकेट्स में मिलेगी और कितना कितना एनहेंस्ड पेंशन रहेगा, ठीक है। तो कौन से बिल्स को अमेंड किया गया है? सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1958 और हाई कोर्ट जजेस एक्ट 1954। ये वो एक्ट्स हैं जिनके थ्रू जजेस की सैलरीज और सर्विस कंडीशंस जो हैं वो रेगुलेट की जाती हैं। इन एक्ट्स को अमेंड किया गया है और इन एक्ट्स में प्रोविजन क्या डाला गया है? All the retired judges of Supreme Court and High Court, including their family members, are authorized to pension or family pension. इसके अलावा they are also authorized to additional quantum of pension or family pension after they attain a certain age. तो बेसिकली ये कहा गया है कि जब जजेस एक सर्टेन एज अटेंड कर लेंगे तो उनकी पेंशन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 5 एज ब्रैकेट्स हैं, 80 की एज पे 85, 90, 95 एंड 100। और उसके हिसाब से जो आपका इंक्रीमेंट है वो एडिशनल इंक्रीमेंट कितना होगा? 20% से 100%। फॉर एग्जांपल जब आपकी एज 80 होगी तो आपकी पेंशन 20% से बढ़ जाएगी। जब आप 85 के होंगे तो 40% से, 85 के बाद 90 के होंगे तो 60 पे, 95 पे होगे तो 80 पे, और 100 ईयर्स की अगर आप हो गए तो आपकी पेंशन 100% अमाउंट तक इंक्रीज कर दी जाएगी। देखिए एक बहुत दुखद इंसिडेंस हुआ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। उनके साथ तकरीबन 12-13 लोग और थे, उनकी वाइफ उनके साथ थी मधुलिका रावत जी, ठीक है। और आई मीन ऑल ऑफ यू वुड हैव रेड अबाउट इट। ये तमिलनाडु में इंसिडेंट हुआ, सुलूर एयरबेस से उन्होंने उड़ान भरी थी और थोड़ा ही आगे जाकर के वेलिंगटन वो जा रहे थे बेसिकली एक डिफेंस कोर्स को लेकर के, जब उनका हेलीकॉप्टर MI-17 V5 क्रैश कर गया कुनूर घाट के आसपास, ठीक है। अब ये तो थोड़ी बहुत एक्सीडेंटल डिटेल्स हैं। अगेन हमें जो थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत है वो CDS के बैकग्राउंड को लेकर के कि CDS क्या होता है, उसका देश में क्या कंट्रीब्यूशन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बेसिकली पोजीशन कहाँ से आई, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड ऑलरेडी हमने एक डिकोडेड में भी वीडियो बनाया था, बट काफ़ी लोगों ने उसके बाद हमें ज्वाइन किया है या नहीं देखा है वो वीडियो, तो उनके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड की है, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते कौन है? ये बेसिकली हेड ऑफ मिलिट्री स्टाफ है, ठीक है। आपके पास आर्मी चीफ होती है, नेवी चीफ होती है, एयरफोर्स चीफ होते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये महसूस किया गया कि वी नीड सम जॉइंटनेस इन ऑपरेशंस, ठीक है। स्पेशली आफ्टर कारगिल वॉर हमें महसूस हुआ कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। सो वी नीड समवन हु कैन क्रिएट अ जॉइंट कमांड, समथिंग लाइक दैट। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोजीशन दी गई। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होता है वो हेड ऑफ मिलिट्री स्टाफ होता है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के चीफ होते हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। इनके अलावा एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ होते ही हैं, ठीक है। तो 2001 में कारगिल रिव्यू कमेटी
की रिपोर्ट के बेसिस पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इसको रेकमेंड किया था। 15 अगस्त 2019 पे मोदी साहब ने इसका जिक्र किया था और फाइनली 24 दिसंबर 2019 में इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट हुआ था। जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो जनरल बिपिन रावत ही थे, जिन्होंने 1 जनवरी 2020 को शपथ ली थी, टुक ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2020। करेंट वाइस चीफ अभी अतुल कुमार जैन है, ठीक है। अच्छा, CDS 4 स्टार ऑफिसर होता है, ठीक है। ही इज सिलेक्टेड अमंग द सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सैलरी और परक्विजिट्स इनके बिल्कुल आर्मी चीफ या नेवी चीफ या एयरफोर्स चीफ के बराबर होते हैं। मैक्सिमम एज इनकी 65 ईयर्स तक हो सकती है। इनके ऑफिस छोड़ने के बाद ये कोई गवर्नमेंट ऑफिस तो ज्वाइन कर ही नहीं सकते फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर्पस। इवन प्राइवेट ऑफिस भी अगले 5 सालों तक इनको गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही ज्वाइन करने को मिलता है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स होती हैं, तो उनका नाजायज इस्तेमाल ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगाई हुई होती है। जैसा मैंने बताया कि आज के हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़माने में जब किसी भी तरह की वॉरफेयर हो सकती है, साइबर वॉरफेयर हो सकती है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकती है, ठीक है। यू नेवर नो, आई मीन यू नो द एनिमी कैन अटैक फ्रॉम लैंड, एयर, सी, कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक आपके पास भी एक हाइब्रिड तैयारी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ थिएटर कमांड्स के बारे में बात हो रही थी, जैसे चाइना में वेस्टर्न थिएटर कमांड है या सेंट्रल थिएटर कमांड है। इंडिया से जो बेसिकली इंडिया से जिससे कन्फ्रंटेशन होता है वो वेस्टर्न थिएटर कमांड है। थिएटर कमांड का बेसिकली मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के लिए सेपरेट यूनिट बना लेते हो कि आपका नेवी, एयरफोर्स और आर्मी फॉर एग्जांपल एक सेपरेट सेंटर है जो आपके ईस्टर्न बॉर्डर को कमांड कर रहा है, तो वो एक ईस्टर्न थिएटर कमांड है। वेस्टर्न थिएटर कमांड में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक अलग सेक्शन होगा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग थिएटर कमांड्स होती हैं जो अलग अलग बॉर्डर्स पे एक तरीके से आपको अलग तरह की आर्म्ड फोर्सेस देती हैं। तो ये एक ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कॉन्सेप्ट है और इंडिया में भी इस कॉन्सेप्ट के लिए CDS को लेकर आया गया था। CDS इज़ द परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ठीक है। डायरेक्ट उनका कोई ऐसा, ही इज़ नॉट सपोज टू बी द रिपोर्टिंग ऑफिसर और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फॉर मिलिट्री चीफ्स। ही इज़ द चीफ मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। CDS इज़ द चीफ मिलिट्री एडवाइजर बट ही इज़ नॉट द चीफ डिफेंस एडवाइजर। चीफ डिफेंस एडवाइजर आपका डिफेंस सेक्रेटरी होता है, ही इज द चीफ मिलिट्री एडवाइजर, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी इज द डिफेंस एडवाइजर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स वो हेड करता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का वो मेंबर होता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चीफ कौन होते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो आपके डिफेंस परचेजेस वगैरह प्लान करती है। ही इज ऑल्सो द मिलिट्री एडवाइजर टू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस है जो CDS को छोड़ के बारे में हमें पता होने चाहिए। जॉइंटनेस और थिएटर कमांड के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। देखो, हाल ही में गवर्नमेंट ने ये बात कही कि लॉ पैनल के अपॉइंटमेंट्स अंडर कंसिडरेशन है। अब अगेन न्यूज़ को लेकर के इतनी कोई खास बात नहीं है कि लॉ पैनल के अपॉइंटमेंट, बट अगेन बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन होता क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। कौन सा लॉ कमीशन अभी चल रहा है, कौन सा लॉ कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रही है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो 22nd लॉ कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आर स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ये लॉ कमीशन बन तो गया था फरवरी 21, 2020 में ही, मगर इसके मेंबर्स आज तक अपॉइंट किए जा नहीं सके। अब लॉ कमीशन का बेसिक काम मैं आपको थोड़ा मोटा मोटी समझा दूं कि लॉ कमीशन का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि एग्जिस्टिंग लॉज को रिव्यू करना। सबसे पहले तो ये देखना कि पुराने जो कानून हैं वो कितने ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अगर कोई ऑब्सोलीट हो चुका है तो उसे हटा दिया जाए, कितने वैलिड हैं, उनमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत है क्या, उसके बेसिस पे वो रिकमेंडेशन देता है। और दूसरी बात, जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी जो प्रोसेस होता है, जुडिशियल डिलीवरी प्रोसेस, उसको और रिफाइन करने के लिए कि उसकी स्पीड बढ़ा सकें, उसकी कॉस्ट कम कर सकें, इन सब चीज़ों के ऊपर वो अपने रिकमेंडेशन देता है। अगेन एडवाइजरी बॉडी होती है लॉ कमीशन, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं होती इसके जो ऑर्डर्स होते हैं। ये गवर्नमेंट को सलाह देता है कि आपको लॉ में ये बदलाव लेकर आना चाहिए, ठीक है। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र है, ना किसी लॉ के थ्रू इसे बनाया गया है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से बनाया गया है। जैसा मैंने कहा, मेजर फंक्शन इज टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स। एक फिक्स टेन्योर के लिए इसको बनाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, एडवाइजरी बॉडी होती है। तो सबसे पहले लॉ कमीशन का जो जिक्र था वो बेसिकली 1834 में हुआ था अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लॉर्ड मैकॉले के अंडर, जब इसको पीनल कोड और CRPC के लिए इस्तेमाल किया गया था। इंडिया में पहला लॉ कमीशन 1955 में बना था जिसके चीफ थे MC सेतलवाड़,
और लास्ट लॉ कमीशन जो 21st लॉ कमीशन था वो BS चौहान, बलबीर सिंह चौहान के अंडर था। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस, नॉर्मली इसका चीफ होता है, उसके अलावा इसमें तकरीबन 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 5 पार्ट टाइम मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग लॉज को रिव्यू करना और जुडिशियल डिलीवरी, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में रिफॉर्म सजेस्ट करने का इसका मेन काम होता है। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। देखिए, सुधा भारद्वाज बहुत न्यूज़ में थी, तकरीबन कम से कम 4 या 5 दिन इनके बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आए और फाइनली इनको बेल मिल गई बाइकुला जेल से। हम इनके बारे में समझते हैं। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों थी। ठीक है, देखो, सुधा भारद्वाज एक ह्यूमन राइट्स लॉयर है और एक एक्टिविस्ट हैं जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था भीमा कोरेगांव वायलेंस केस में। ठीक है, शी वॉज अरेस्टेड इन बेसिकली 2018 और 3 साल से ज़्यादा लगभग इन्होंने जेल में बिताए। ठीक है, इनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में बेल दी थी। उस बेल के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि इन्हें बियॉन्ड 3 मंथ्स डिटेन करने वाला जो ऑर्डर था, वो जिन एडिशनल सेशंस जज ने दिया था, वो ऑर्डर ही अपने आप में इनवैलिड है। ठीक है, तो शी वॉज अमंग द 9 एक्यूज्ड। 9 लोगों को अरेस्ट किया गया था। 9 में से बाकी लोगों के साथ अभी भी यही सिचुएशन है। ठीक है, दे आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, इनको अरेस्ट किया गया था क्यों? क्योंकि भीमा कोरेगांव वायलेंस से पहले जो एल्गार परिषद इवेंट था उसको ऑर्गेनाइज करने का इन पर आरोप था। ठीक है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि जो एडिशनल सेशंस जज जिन्होंने इनकी कस्टडी बियॉन्ड 90 डेज एक्सटेंड की है अंडर UAPA, उनके पास ऐसा कोई ज्यूरिसडिक्शन था ही नहीं। मतलब बेसिकली आपको पता है UAPA में मैक्सिमम डिटेंशन 90 डेज़ का हो सकता है। 90 डेज़ के बाद अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट से परमिशन होती है अंडर UAPA। ठीक है, तो वो परमिशन हर कोई नहीं दे सकता। यहाँ पर जिन्होंने एडिशनल सेशंस जज ने जो परमिशन दी और जिसके बेसिस पे इनको तकरीबन 3 साल तक अरेस्ट करके रखा गया, ऐसा बोला गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कि उनके पास ये अथॉरिटी थी ही नहीं। ठीक है, तो शी वॉज फाइनली रिलीज्ड। NIA ने उनके अगेंस्ट अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जो खारिज हो गई। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड हम भीमा कोरेगांव वायलेंस का समझते हैं कि भीमा कोरेगांव में 2018 में वायलेंस क्यों हुई, क्या इसका बेसिकली रेलेवेंस है, क्यों क्या हुआ। ठीक है, क्या कहानी थी, क्या नहीं थी। तो ये बेसिकली भीमा कोरेगांव एक बैटल हुई थी 1818 में, 1818 में, बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, वहाँ जो बैटल हुई, अब ये जो बैटल हुई थी, इससे पहले जो पेशवा बाजीराव 2 थे, इन्होंने महार कास्ट के जो लोग थे, जो पेशवा की आर्मी में थे, उनको उन्होंने इंसल्ट कर दिया था। और इस बैटल के दौरान उन महार कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया एंड फाइनली पेशवा लॉस्ट द बैटल। जब पेशवा बैटल लूज कर गए तो इस बैटल को फिर ऐसे नहीं देखा जाता कि इट वाज अगेंस्ट इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स। इस बैटल को एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है, द बैटल वाज बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, इन विच लोअर कास्ट वन अगेंस्ट द ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अपर कास्ट। ठीक है, तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने महार सोल्जर्स जिन्होंने इसमें भाग लिया, उनकी मेमोरी में वहाँ एक पिलर बनवाया था जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो हर साल विजय स्तंभ पे आकर के लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं और जो लोअर कास्ट से लोग हैं, दलित्स जिनको हम कहते हैं, तो दलित्स इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ पर उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो 2018 में इस इवेंट के 200 साल कंप्लीट हुए थे। तो 200 साल कंप्लीट होने पे ये एल्गार परिषद इवेंट हुआ था, जिसमें ऐसा कहा गया कि इंसाइटिंग स्पीचेस दी गई, लोगों को उकसाया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारा वायलेंस हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हो फैक्ट्स। बैटल जो थी वो भीमा कोरेगांव में फाइट की गई थी बिटवीन पेशवा फोर्सेस एंड ब्रिटिशर्स। जनवरी 1 को ये बैटल हुई थी। पेशवा बाजीराव ने महार कम्युनिटी को इंसल्ट किया था, वो अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गए एंड बेसिकली दे डिफीटेड पेशवा। दिस वॉज वन ऑफ द लास्ट बैटल्स ऑफ एंग्लो मराठा वॉर, जिसके बाद पेशवा डोमिनेशन खत्म हो गया था। विजय स्तंभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टैब्लिश किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने साइट 1927 में विजिट की थी, तो दलित्स के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 2018 में इसकी 200th एनिवर्सरी के दौरान ये सारा वायलेंस हुआ, जिसमें 9 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनमें सुधा भारद्वाज भी एक थी और अब जा करके उन्हें रिलीज़ किया गया है।
देखो पिछले सेशन में हमने इस बिल के बारे में बात की थी जो गवर्नमेंट लेकर के आई थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई चीफ के टेन्योर को बढ़ाने को लेकर के। ये बिल राज्यसभा ने भी अप्रूव कर दिया। लोकसभा ने इस बिल को पहले ही पास कर दिया था, राज्यसभा ने भी इसे अप्रूव कर दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में काफ़ी बात कर ली थी। यहाँ पर मैं इसका बारे में ज़्यादा बात करना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एन अपडेट। सिमिलरली द सेम थिंग एनडीपीएस एक्ट के बारे में हमने पिछले सेशन में काफ़ी बात की थी। इस एक्ट को टेबल किया गया था पिछली बार, लोकसभा में ये बिल पास हो गया है। एनडीपीएस एक्ट के में एक क्लैरिकल करेक्शन बेसिकली इन्होंने किया है कि एक पीनल प्रोविजंस को जब इन्होंने क्लॉज शिफ्ट किया था इलिसिट फाइनेंसिंग को डिफाइन करने वाला, तो उसके साथ के पीनल प्रोविजंस को उसके साथ लिंक करना भूल गए थे, उसे अब लिंक कर दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी बात इस बारे में कर ली है, तो ये जस्ट एक अपडेट है कि इसे लोकसभा में पास कर दिया गया है। एंड द सेम गोज़ फॉर फार्मा एजुकेशन बिल भी। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि फार्मा एजुकेशन बिल जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो मोहाली में है और 6 और लोकेशंस पे इसको ओपन करने का प्लान है, तो राज्यसभा ने इसे अप्रूव कर दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है वो मोहाली के अलावा अब अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में भी ओपन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। बीजेपी एमपी पिचेस फॉर मथुरा टेम्पल। देखो बेसिकली एक बीजेपी के एमपी हैं जिन्होंने ये कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस एक्ट को रिपील कर दिया जाए। उन्होंने कहा जब फार्म लॉ बिल रिपील हो सकते हैं या कैंसिल हो सकते हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी रिपील किया जा सकता है। बेसिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? ये एक एक्ट है जो कहता है कि जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, वो जिस स्टेट में 15 अगस्त 1947 में थे उनका जो स्टेटस है वो बिल्कुल वैसा रहना चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सिवाय अयोध्या राम मंदिर को लेकर के जिसको डिस्प्यूट था अयोध्या और बाबरी मस्जिद को छोड़ करके। उन्होंने कहा बाकी जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो उसका स्टेटस चेंज नहीं किया जाएगा। और ये श्रीमान जो बीजेपी के एमपी है ये चाहते हैं कि मथुरा टेम्पल बनाया जाए, मथुरा में बड़ा मंदिर बनाया जाए और उसके लिए एडजेसेंट अगर कोई मस्जिद वगैरह है तो उसको भी गिराने में इनको कोई एतराज़ नहीं है। ये कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदल दिया जाए, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, रिपील ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कृष्णा टेम्पल इन मथुरा। ये एक्ट नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1991 में लेकर के आई थी। जैसा मैंने कहा इसकी डेफिनेशन के हिसाब से 15 अगस्त 1947 पे जो भी स्टेटस था प्लेसेस ऑफ वर्शिप का उसको फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट बैन्स द कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप और इवन अ सेक्शन ऑफ इट इनटू अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफरेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन। मतलब ये क्या कहता है, सेक्शन 3 ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल को या उसके किसी पार्ट को भी किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और बेसिकली इसी एक्ट को अब फिर रिपील करने की बात है। और इसका जो सेक्शन 6 है वो ये कहता है कि अगर ऐसा किया गया, अगर आपने मंदिर को मस्जिद बनाया, मस्जिद को मंदिर बनाया, मंदिर को गुरुद्वारा बनाया, आपने बेसिकली रिलीजियस डिनोमिनेशन चेंज किया तो 3 साल का जेल अलॉन्ग विथ फाइन आपको देना पड़ेगा। तो इस एक्ट को रिपील करने की डिमांड उठाई गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देखो एक और जो न्यूज़ है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के आई कि 2 साल इसको पास हुए हो गए। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था और अभी तक इसके रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। जब तक किसी एक्ट के रूल्स को नोटिफाई ना किया जाए तब तक वो एक्ट जो है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक न्यूज़ थी। तो हमें अगेन बिकॉज दिस न्यूज़ केम नाउ वी कुड विजिट द बैकग्राउंड ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट कौन से एक्ट को अमेंड करता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें 6 धर्म को, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, बेसिकली ऑल नॉन मुस्लिम्स, इनसे जो परसिक्यूटेड रिलीजियस परसिक्यूशन के बेसिस पे इन 6 धर्मों के लोगों को जो बाहर से हमारे देश में आए, कौन सी कंट्रीज से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान, यानी जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, इन देशों में अगर रिलीजियस परसिक्यूशन के बेसिस पे जो लोग हमारे पास आए हैं हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2014, उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, ऐसा कहा गया। उस समय गवर्नमेंट ने ये लॉजिक दिया था कि ये लोग कहाँ जाएंगे अगर हिंदुस्तान भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनके अपनी कंट्रीज़ में इनका परसिक्यूशन हो रहा है और ये लोग जो है नेचुरली हिंदुस्तान आएंगे और हमें इनको शरण देनी चाहिए। एटलीस्ट पीपल हु हैव अराइव्ड ऑन और बिफोर December 31, 2014
ऐसा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा उस समय, जिसको लेकर के काफ़ी फ्यूरोर हुआ, काफ़ी विवाद हुआ, वो सब चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। और इस केस में जो एक और कंडीशन को रिलैक्स किया गया, नॉर्मली सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के लिए शर्त होती है कि 11 साल आपने देश में बिताए हों या फिर आपने गवर्नमेंट सर्विस में बिताए हों तो आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिलती है। इस केस में उस कंडीशन को रिलैक्स करके 5 साल कर दिया गया था कि अगर आप देखें लॉजिकली, अगर कोई 2014 में आया तो बाय 2019 उसको 5 साल हो जाएंगे और उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली ये सिटीजनशिप प्रोविजंस जो है, ऐसा कहा गया कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जो 6 शेड्यूल के अंडर आते हैं, जहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे, या जहाँ पर इनर लाइन परमिट सिस्टम है वहाँ पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके अलावा बाकी एरियाज़ में ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। एक और अपडेट आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लेकर के, जो कि अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट है। ये अपडेट ऐसा कहता है कि 80% फंड्स जो इस स्कीम के लिए एलोकेट हुए थे वो मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में पैसा खर्च हो गया, मीडिया कैंपेन्स में पैसा खर्च हो गया। यानी बेसिकली इस स्कीम के मेजरेबल आउटकम्स जो हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए प्रयास किए, लार्जली दोज जो एफर्ट्स वर टुवर्ड्स क्रिएटिंग in this case those efforts were ultimately focused towards creating awareness then, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा खर्च हुआ वो मीडिया कैंपेन्स को लेकर के हुआ, चाहे वो टेलीविज़न कॉमर्शियल्स हों या व्हाटएवर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स हों या बैनर्स हों, ठीक है, वहाँ पर ये पैसा खर्च हुआ। और अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उन्होंने कहा है कि नाउ आई थिंक द मनी शुड बी स्पेंट ऑन मोर मेजरेबल आउटकम्स, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में आपको पता होगा। इट इज़ लार्जली टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग फीमेल फिटिसाइड्स एंड एजुकेटिंग द गर्ल्स, ठीक है। तो ये भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने कहा। कमेटी के जो चेयर जिन्होंने किया था वो थी हिना विजय कुमार गवित, और रिपोर्ट का टाइटल था एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी। जैसा मैंने कहा कि बेसिकली फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो को अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। 2011 में ये 918 गर्ल्स फॉर एवरी 1000 बॉयज़ था डेटा। अभी हाल ही में आप लोगों ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें ये डेटा कितना आ गया है, 1020 गर्ल्स फॉर 1000 बॉयज़, ठीक है। प्रोग्राम 640 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था और 3 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। 3 मिनिस्ट्रीज का ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट था 640 डिस्ट्रिक्ट में। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट को 50 लाख रुपए दिए गए थे, 50 लाख रुपीज एवरी ईयर। इतना पैसा 640 डिस्ट्रिक्ट्स तक दिया गया और उसका 80% पैसा मीडिया कैंपेन्स में खर्च कर दिया गया, ठीक है। हालांकि उस समय यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के लिए भी फॉर्मूला क्लियरली स्पेसिफाइड था कि 16% फंड्स इंटर सेक्टोरल कंसल्टेशन के लिए जाएंगे, 50% अवेयरनेस जनरेशन के लिए। ये जो पैसा 80% खर्च हुआ, ये सिर्फ 50% परमिट किया गया था कि सिर्फ 50% जो फंड्स है वो इनोवेशन या अवेयरनेस जनरेशन के लिए किया जाएगा, जो एक्चुअली 80% खर्च हो गया। 6% फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन किया जाएगा, 10% सेक्टोरल इंटरवेंशंस के लिए जाएगा, 10% सेक्टोरल इंटरवेंशंस इन एजुकेशन जाएगा एंड 8% एज फ्लेक्सी फंड्स। बट ये जो अल्टीमेटली रिजल्ट निकल के आया हुआ है, 80% फंड्स जो है वो तो मीडिया कैंपेन्स में खर्च हो गए। नाउ दे आर प्लानिंग टू यूटिलाइज फंड्स डिफरेंटली। एक और चीज़ जो फंड्स को लेकर के न्यूज़ में थी वो थी लद्दाख। उन्होंने कहा लद्दाख को यूनियन टेरिटरी हमने 2019 में बनाया था और पिछले साल जो है वो जो पूरे बजट का सिर्फ 27% फंड्स वो यूज़ कर पाए, ठीक है। इन फिस्कल 2020-21 जो है ओनली 27% ऑफ एलोकेटेड बजट वॉज यूज्ड। और यहाँ से एक और डिमांड आई कि लद्दाख को 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ट्राइबल एरियाज़ और ऑटोनोमस काउंसिल से डील करता है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि लद्दाख में अभी जो काउंसिल है, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके पास उतनी पावर्स भी नहीं है। इट इज़ नॉट अंडर 6 शेड्यूल एज ऑफ नाउ। और लद्दाख लार्जली ट्राइबल एरिया है, इट इज़ अ ट्राइबल एरिया। तो ऑलरेडी हमारे देश में 6 शेड्यूल के तहत 10 ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादातर ट्राइबल काउंसिल्स है। तो लद्दाख भी क्योंकि उसी कैटेगरी में आ रहा है, तो लद्दाख को भी ऑटोनोमस काउंसिल दे दी जाए जो कि विच कैन मेक लॉज फॉर लद्दाख।
तो वेरियस सिविल सोसाइटी ग्रुप्स इन लद्दाख हैव बीन डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल, ठीक है, बिकॉज लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कैन नो लॉन्गर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल्स एंड डज नॉट हैव पावर टू लेजिस्लेट फॉर इश्यूज लाइक लैंड, जॉब्स एंड कल्चर्स। जो वंस इट कम्स अंडर 6th शेड्यूल तो ऑटोनोमस काउंसिल बन जाएगी और फिर उसके पास ये पावर्स होंगी। तो 90% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल। कुछ प्राइमरी ट्राइबल ग्रुप्स के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। 6th शेड्यूल प्रोवाइड्स बेसिकली प्रोटेक्ट्स ट्राइबल पॉपुलेशन, प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी टू द कम्युनिटीज। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात की है। अच्छा, अब देखो सेडिशन लॉ न्यूज में था, सेक्शन 124A, देयर वाज अ वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन द लॉ मिनिस्टर ऑल्सो एंड तो सेडिशन लॉ बेसिकली है क्या, या सेक्शन 124A है क्या। अब ये ना इसको ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है, सब्जेक्टिव है काफ़ी हद तक, क्योंकि बिकॉज हाउ डू यू क्लासिफाई सेडिशन जो है वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, ठीक है। और हाल ही में सेडिशन लॉ हमने पहले भी बात की थी, असम में एक एडिटर को उठा लिया गया था सेडिशन लॉ के तहत, ठीक है। तो सेक्शन 124A बेसिकली कहता गया है कि अगर बाय वर्ड्स, बाय साइंस, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज आप कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, यू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब ये कितना सब्जेक्टिव है, आपने कोई हेट स्पीच दी या आपका कोई स्टेटमेंट ऐसा रहा जिससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हुई, या आपने किसी तरीके से गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेंटिमेंट को रिवोक करने की कोशिश की, अब इस तो उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकता है या इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years मिल सकता है, ठीक है, और विद फाइन और विदाउट फाइन हो सकता है। तो एक इट्स अ वेरी ड्रैकोनियन काइंड ऑफ अ लॉ, और इसको रिपील करने को लेकर के डिमांड हो रही थी। तो ही किरेन रिजिजू साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि देयर इज नो प्रपोजल एज ऑफ नाउ, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हम सेडिशन लॉ को वापस लें। इट्स बेसिकली इवन फ्रीडम से पहले हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उन पे भी सेडिशन लॉ का इस्तेमाल हुआ था, और आज भी सेडिशन लॉ जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। तो इस समय अगर आप देखें तो UAPA को लेकर के काफ़ी बात हो रही है, AFSPA के नागालैंड इशू को लेकर के, अफ्स्पा के बारे में काफ़ी बात हो रही है, सेडिशन को लेकर के काफ़ी बात हो रही है। तो ये जिनको ड्रैकोनियन लॉज कहा जाता है, या जिनको आप कहते हैं कि ऑपरेसिव लॉज कह सकते हैं आप कुछ हद तक, ठीक है, विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव, बट द मीडिया डब्स देम लाइक दैट। तो इनको लेकर के काफ़ी बात हो रही है एंड दे आर इम्पॉर्टेंट, इनके बारे में बिल्कुल आप पढ़ लें। तो अगर हम सेडिशन लॉ की हिस्ट्री देखें, लॉ वाज ओरिजिनली ड्राफ्टेड इन 1837 बाय थॉमस मैकॉले, ठीक है। उसके बाद इसे ओमिट कर दिया गया था IPC में 1860 में, इसको फिर री इंसर्ट किया गया 1870 में बाय सर जेम्स स्टीफन, जिनको लगा कि ये एक स्पेसिफिक सेक्शन से डील करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। तो इसका क्रेडिट वैसे आज की तारीख में दिया जा सकता है सर जेम्स स्टीफन को, ठीक है। सेडिशन में सज़ा क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। और अगर आप पे सेडिशन का चार्ज लग गया तो आप गवर्नमेंट जॉब तो भूल ही जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें सेडिशन के केस में एप्लीकेबल होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में था वो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई और हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स उसमें देखने को मिली कि दुनिया भर में इनइक्वालिटी की क्या सिचुएशन है और इंडिया में इनइक्वालिटी की क्या सिचुएशन है। तो फाइंडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट का थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है उसे कौन रिलीज़ करता है। इसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिलीज़ करती है, जो कि पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक रिसर्च सेंटर है। इस रिपोर्ट में क्या बताया, जब हम कहते हैं इनइक्वालिटी मतलब बेसिकली बराबरी कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लोबली देखें तो इसमें कहा गया है पुअरेस्ट हाफ ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ओन जस्ट 2% ऑफ द टोटल वेल्थ, जबकि रिचेस्ट 10% ओन्स 76% ऑफ द टोटल वेल्थ। यानी अगर आप दुनिया के गरीब हिस्से का अगर आप देखें, पुअर हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन विच इज़, अगर हम कहें कि पुअरेस्ट 50% जो है उनके पास सिर्फ 2% ऑफ टोटल वेल्थ है, जबकि अगर आप रिचेस्ट 10% को देखे जाए तो उनके पास 76% ऑफ ओवरऑल वेल्थ है। सो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। रिचेस्ट 10% कितनी इनकम लेके जाते हैं, पूरी दुनिया की 52% ऑफ द ग्लोबल इनकम, और पुअरेस्ट 50% सिर्फ 8.5%। यहाँ पे 10% ले रहे हैं तो भी वो 52% इनकम लेकर जा रहा है, यहाँ पे 50% ले रहे हैं तो भी वो 8.5% इनकम लेके जा रहा है, ठीक है। कंट्रीज आर ग्रोइंग रिचर, गवर्नमेंट्स आर बिकमिंग पुअरर। तो हम क्या कह रहे हैं कि
बेसिकली शेयर ऑफ प्राइवेटली ओन्ड वेल्थ, ठीक है, यानी आप ये देख लीजिए कि अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है और कंट्री की वेल्थ जो है वो, पब्लिक वेल्थ जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, कंट्री के एसेट्स कम हो रहे हैं, प्राइवेट वेल्थ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका सबसे ज़्यादा अनइक्वल रीजन है, यूरोप सबसे ज़्यादा इक्वल एरिया है। अगर आप देखें इनकम इनइक्वालिटी मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, यूरोप में सबसे कम है। इनइक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज वाज नैरोइंग, अगर हम रिलेटिवली देखें तो कंट्रीज के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से फ्रांस और जर्मनी के बीच में इनइक्वालिटी कम हो रही होगी, मगर फ्रांस के अंदर इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, जर्मनी के अंदर इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, ठीक है। तो देयर इज अ गैप बिटवीन एवरेज इनकम ऑफ रिचेस्ट 10% ऑफ कंट्रीज एंड एवरेज इनकम ऑफ पुअरेस्ट 50% ऑफ द कंट्रीज हैज ड्रॉप्ड। तो रिचेस्ट कंट्रीज और पुअरेस्ट कंट्रीज के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, बट कंट्रीज के अंदर जो एवरेज इनकम है, रिच और पुअर का डिफरेंस है, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में क्या फाइंडिंग्स हैं? इंडिया में भी हालात बहुत खराब है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज, टॉप 1% के पास पूरे देश का 21.7% इनकम है। तो यानी इमेजिन बचे हुए 99% के पास 80% इनकम है, ठीक है। टॉप 10% ऑफ इंडियंस के पास 57% ऑफ नेशनल इनकम है, बॉटम 50% के पास खाली 13% है। और आज जो इनइक्वालिटी है वो ब्रिटिश राज से भी खराब है, क्योंकि ब्रिटिश राज के समय पे भी ये 50% का ही रूल था, जो अब बढ़कर के 57% हो गया। यानी ब्रिटिश राज में टॉप 10% के पास 50% टोटल इनकम हुआ करती थी, जो अब बढ़ के 57% हो गई है। फीमेल लेबर इनकम का शेयर 18% है, जो कि पूरी दुनिया के लोवेस्ट में से आता है, ठीक है। एशिया का भी एवरेज 21% है, चाइना को एक्सक्लूड करके, और हमारा आ रहा है 18%, ठीक है, वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। एक फाइंडिंग ये भी आया है कि जो प्राइवेटाइजेशन है इंडिया में, जब हमारा थोड़ा सा सोशलिस्टिक सेटअप था बिफोर एलपीजी रिफॉर्म्स, तो इनइक्वालिटी में कमी आई थी, बट जैसे जैसे हमने डीरेगुलेट किया, जैसे जैसे हमने प्राइवेटाइज किया, इनइक्वालिटीज बढ़ी है। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया भर में डीरेगुलेशन और प्राइवेटाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज। अच्छा देखो, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बेनेट, ये हाल ही में यूएई की विजिट में थे, और ये अपने आप में एक हिस्टोरिक विजिट है। अगर आपने थोड़ा सा रिलेशन देखा है तो यूएस ने एक डील ब्रोकर की थी, अब्राहम अकॉर्ड्स, जिसके थ्रू इजराइल और यूएई में फॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे। सो इजराइल्स नेफ्टली बेनेट अराइव्ड इन यूएई फॉर द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट बाय अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। पहली बार इस तरह की विजिट पॉसिबल हुई है। यूएई लास्ट ईयर बिकेम द थर्ड अरब नेशन, ठीक है। बहुत पहले इजिप्ट और जॉर्डन ने इजराइल के साथ एस्टैब्लिश यूएई के साथ डील एस्टैब्लिश की थी। नाउ तो ये सब कुछ हुआ बिकॉज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड ब्रोकर्ड बाय यूएस बिटवीन यूएई, इजराइल एंड बहरेन, ठीक है। ग्रेजुअली मोरक्को आल्सो फॉलोड, ठीक है। और ये डील हुई थी बेंजामिन नेतन्याहू, जो नेफ्टली बेनेट से पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी लीडरशिप में हुई थी। और इस डील का जो बेसिक रीजन था वो था कि टू कर्टेल द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने वहां पर सबकी नींदें उड़ा रखी थी, एंड दैट इज द रीजन कि ये पूरा अकॉर्ड यूएसए ब्रोकर कर पाया, ठीक है। तो अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरेन वाज मीडिएटेड बाय यूएसए, ठीक है। फर्स्ट अरब इजरायली पीस डील इन 26 ईयर्स। इससे पहले इजिप्ट ने इजराइल के साथ डील साइन की थी 1979 में, जॉर्डन ने की थी 1994 में। इसके 26 साल बाद यानी 2020 में जाकर के इजराइल के साथ यूएई ने डील साइन की है। तो यूएई बेसिकली, तो डील में बेसिकली बात क्या थी, इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होंगे। यूएई एंड बहरेन विल सेट अप एम्बेसीज एंड एक्सचेंज एम्बेसडर्स विद इजराइल, and they will also work with Israel across a range of sectors. तो बेसिकली डिप्लोमेटिक, बिजनेस, इकोनॉमिक रिलेशंस इनके बीच में एस्टैब्लिश होंगे। इसका एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी था। अगर आप इस्लाम की दुनिया में देखें तो उनके जो टॉप 3 प्लेसेस हैं उनमें से एक जेरूसलम में आता है। मक्का और मदीना के बाद जो तीसरी जगह है वो है अल अक्सा मॉस्क, जो जेरूसलम में, ठीक है। अब इन कंट्रीज से लोग जो है अल अक्सा मॉस्क में जाकर के अपनी जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो कर पाएंगे, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड्स ओपन द डोर फॉर मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड टू विजिट द हिस्टोरिकल साइट्स इन इसराइल। इट इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इन इस्लाम। देखो ऑब्वियसली जो इजराइल के रिलेशंस हैं अरब वर्ल्ड के साथ अच्छे नहीं रहे हैं, काफ़ी वॉर्स भी लड़ी हैं, ठीक है। इजराइल का जो कब्ज़ा है उसको भी काफ़ी अरब कंट्रीज़ वैलिड नहीं मानती हैं, ठीक है। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में भी उनके साइड्स अलग अलग हैं।
मगर ईरान थ्रेट को लेकर के इन कंट्रीज़ में एक आपसी सहमति बनने का माहौल बना है। अच्छा, डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज हुई और डेमोक्रेसी समिट यूएस ने होस्ट की। देखो, डेमोक्रेसी समिट अगेन इट्स इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ फॉर्मेट, जिसमें उन्होंने कुछ फंड्स भी कमिट किए, अराउंड $425 मिलियन के आसपास फंड्स इन्होंने $425 मिलियन के आसपास फंड्स इन्होंने कमिट किए टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन कंट्रीज टू स्टॉप ऑथोरिटेरियनिज्म। इंटरेस्टिंगली, obviously we all know there is a cold war going on between US and China, and we all know that China was obviously not invited, ठीक है। तो it was basically they launched a presidential initiative for democratic renewal. India was also invited और लगभग काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान was invited. They decided not to attend it in support for China and Russia. तो बेसिकली दिस इनिशिएटिव इज़ बेसिकली एम टू सपोर्ट फ्री मीडिया, फाइट करप्शन। तो अब अगर आप इन दिनों दुनिया में देखो तो आप देख रहे हो म्यांमार में क्या हो रहा है, या सूडान में क्या हो रहा है, या इथोपिया में क्या हो रहा है, या यमन में क्या हो रहा है, ठीक है, या चाइना में उइघुर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर आप एक्सप्लॉयटेशन, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ सब कुछ ठीक है, बट जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर आप इस तरह की सिचुएशंस देख रहे हो, वहाँ पर क्रश किया जा रहा है ऑपोजिशन को, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली उसी के खिलाफ ये मुहिम थी। समिट वाज सेंटर्ड अराउंड 3 प्रिंसिपल थीम्स: डिफेंडिंग अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, एडवांसिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया का स्टैंड हमेशा यही होता है डेमोक्रेसी में कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम बहुत पुरानी डेमोक्रेसी हैं और हम बहुत डाइवर्स डेमोक्रेसी हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट जो उन्होंने दिया है, दे सेड दैट थ्रेट इमर्जिंग फ्रॉम सोशल मीडिया एंड क्रिप्टो करेंसी। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी की आड़ में, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब वी गिव अ वॉइस टू एवरीवन, अब और उस वॉइस का सोशल मीडिया पे नाजायज इस्तेमाल भी हो रहा है, वो बात भी अपनी जगह पे ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी को समहाउ उन्होंने लिंक किया इसके साथ। देखो, एक बड़ा अपडेट जो आया वो आया, यूएन कन्फर्स ऑब्जर्वर स्टेटस ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए एक्सपोजर बढ़ गया है, उसको यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बैकग्राउंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 2015 पेरिस अकॉर्ड के समय इंडिया और फ्रांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। आइडिया इज़ टू एस्टैब्लिश अ सोलर ग्रिड। आइडिया यह है कि पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को लेकर के कोऑपरेशन हो। ठीक है, कितने मेंबर कंट्रीज़ हो चुके हैं? लास्ट यूएस के ज्वाइन करने के बाद 101 मेंबर्स इसके हो गए थे। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बैकग्राउंड जरूर हमें पढ़ना पड़ेगा। वी ऑल नो हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में, डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं, मेंबर्स 101 मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अभी हाल ही में G7, आई वोंट से G7 लीडर्स समिट हुई। लीडर्स समिट नहीं हुई थी, जो डिफेंस सेक्रेटरीज थे उन सब की मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने बात की कि हमें रशिया को अपोज करना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली देयर आर टॉक्स, अभी जो बात चल रही है कि रशिया माइट इन्वेड यूक्रेन, और G7 ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड उसके अगेंस्ट लिया है। G7 का बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें इस नोट में समझना होगा। पहली बात तो G7 हैज़ डिसाइडेड टू प्रेजेंट अ यूनिफाइड फ्रंट अगेंस्ट रशियन अग्रेशन टुवर्ड्स यूक्रेन। रिसेंट G7 मीटिंग में ये बात हुई। अभी G7 में ब्रिटेन इज़ द चेयर ऑफ G7, अगले साल ये मूव होकर के जर्मनी में जाने वाला है। G7 जो ऑर्गेनाइजेशन है, इज अ ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। 1975 में G7 सेटअप हुआ था। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, यूएसए और कनाडा, ठीक है, इन कंट्रीज़ के साथ G7 ग्रुप जुड़ा हुआ है। रशिया भी इसका मेंबर बना था इन 1997, बट उसके बाद 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, क्रीमिया का एनेक्सेशन किया, तो G8 जो है वो वापस से G7 में कन्वर्ट हो गया, रशिया को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। देखो, अभी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे था, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10th ऑफ दिसंबर। 10th ऑफ दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर यूएसए ने सैंक्शंस चिपका दिए नॉर्थ कोरिया, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश के एंटिटीज़ पे। ठीक है, सो और ऐसा नहीं है सिर्फ यूएसए ने किया ये काम, कनाडा और यूके ने भी म्यांमार के ऊपर तो सैंक्शंस लगा ही दिए। ठीक है, क्यों ये सैंक्शंस लगाए गए? इन सब ग्रुप्स को ह्यूमन राइट वायलेशंस का दोषी पाया गया है। जैसे चाइना में उइघुर मुस्लिम्स के अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, म्यांमार में आपको पता ही है मिलिट्री जनता की एक्टिविटीज़।
ठीक है। बांग्लादेश में भी एक रैपिड एक्शन बटालियन ग्रुप है जिसके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, ये कह करके कि ड्रग एक्शन ले रहे हैं, ड्रग्स पैडलर्स के खिलाफ एक्शन के नाम पे दे आर डूइंग एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज़। फिर नॉर्थ कोरिया, यू ऑल नो किम जोंग उन एंड एवरीथिंग। एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है चाइना की, सेंसटाइम ग्रुप, जिसे इन्वेस्टमेंट ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये पॉइंट, क्योंकि इस कंपनी ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, से एथनिसिटी का पता चलता है कि आप कौन से एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हो, और ये उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है चाइना में। So, a Chinese artificial intelligence company SenseTime added to a list of Chinese military industrial complex companies, accusing it of having developed facial recognition programs that can determine the target's ethnicity. जर्मनी में नए चांसलर है। अब देखो, अब जो इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ये सब छोटे छोटे अपडेट्स हैं, वन लाइनर्स, जो हमारे लिए वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जर्मनी में एंजेला मर्केल के बाद नए चांसलर आ गए, ओलेफ शोल्ज। ठीक है। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, ये भी न्यूज़ में रहा। विंटर ओलंपिक्स 2022 बीजिंग में होने वाले हैं, और यूएस, कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने इसका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया है। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब है कि डिप्लोमेट्स ये अटेंड नहीं करेंगे, एथलीट्स अटेंड करेंगे, खिलाड़ी खेलेंगे, बट उनको किसी किस्म का डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं होगा। इन कंट्रीज से डिप्लोमेट्स नहीं जाएंगे। क्यों ये बॉयकॉट कर रहे हैं? अगेंस्ट ह्यूमन राइट वायलेशंस, एज अ सिंबॉलिक जेस्चर टुवर्ड्स ह्यूमन राइट वायलेशंस। देखो, एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है न्यू कैलेडोनिया, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ती है, और इसने अभी एक रेफरेंडम किया और उसमें दे पीपल फ्रॉम न्यू कैलेडोनिया चोज टू रिमेन अ पार्ट ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज़ थी। वोटर्स इन द फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी ऑफ न्यू कैलेडोनिया चूज टू बी अ पार्ट ऑफ फ्रांस। इट्स अ फ्रेंच टेरिटरी इन साउथ पैसिफिक। कैपिटल नोमिया है। 1853 में से फ्रांस ने अनेक्स किया था। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ती है, आप इसे मैप पे देख सकते। देखो, निकारागुआ ने हाल ही में कहा कि दे डोंट वांट टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान, दे वांट टू मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। दे रिसेंटली शिफ्टेड देयर लॉयल्टीज, सो निकारागुआ अनाउंस्ड इट इज कटिंग डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स विद ताइवान। तो इससे क्या हो गया कि अब जो एलाइज हैं ताइवान के पास, ऑलरेडी डिप्लोमेटिक एलाइज बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड इट हैज़ नाउ रिड्यूस टू ओनली 14 डिप्लोमेटिक एलाइज। तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं, निकारागुआ के प्रेसिडेंट डैनियल ऑर्टेगा, यूएस ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने कहा कि ये निकारागुआ के लोगों की चॉइस नहीं है, क्योंकि खुद उनके जो प्रेसिडेंट है डैनियल ऑर्टेगा, वो खुद उनके लोगों की चॉइस नहीं है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन वहाँ पे हुआ है वो तो शैम है, आई मीन इट इज़ मैनिपुलेटेड एंड फैब्रिकेटेड, एंड बेसिकली यू नो इट्स काइंड ऑफ शेमफुल। बेसिकली यूएस सेड कि दे एनकरेज मोर पीपल टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक अलायंसेस ताइवान। तो चाइना ताइवान ऑलरेडी पता है कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। आरबीआई ने डिसीजन किया यूपीआई फैसिलिटी को फीचर फोन यूजर्स तक एक्सटेंड करने का। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक सुविधा है जिसके थ्रू आप रियल टाइम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके फ़ोन्स में आप करते हैं, नॉर्मली स्मार्टफोन्स के थ्रू आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरह के ऐप्स का, भीम, इस तरह के कई तरह के इंटरफेसेस का इस्तेमाल करके बिना सामने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट डिटेल्स जाने उसको पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, सिर्फ उसका फ़ोन नंबर डाल के, राइट। तो ये सुविधा यूपीआई सुविधा कहलाती है। ये अभी तक स्मार्टफोन्स पर है, बट ये सुविधा फीचर फोन्स तक भी एक्सटेंड करने का आरबीआई का प्लान है, ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। ऐसे लोग जो स्मार्टफोन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, पुराने फीचर फोन्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी यूपीआई सुविधा का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सके, ऐसा आरबीआई ने कहा है। ठीक है। लास्ट अपडेट फॉर टुडे, बालकृष्ण दोषी इंडिया से बहुत फेमस आर्किटेक्ट है, इन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है। इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल के लिए चुना गया है, जिसे क्वीन एलिजाबेथ II खुद पर्सनली अप्रूव करती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑनर्स फॉर आर्किटेक्चर, और इसके लिए बालकृष्ण दोषी को चुना गया है। ही इज़ द गाय, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हु ऑल्सो डिजाइंड IIM बैंगलोर बिल्डिंग। ठीक है, वेरी फेमस आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया, और इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। अगेन वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। दिस रैप्स अप द एनालिसिस। We'll soon come up with more updates. Till then, take care, goodbye, and keep reading.